हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा 6th चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो ये जो नोट्स है वो आपको क्या मेरे व्हाट्सअप चैनल पे मिल जाएंगे। उसको ज्वाइन करने का जो लिंक है वो भी आपको क्या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन द यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस। तो जैसे क्या कोई एथलीट अपनी रेस को खत्म करता है ना, बहुत ज्यादा क्या जल्दी जल्दी सांसें लेता है, यानी कि फास्ट ब्रीदिंग करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों देखो, वर्क करने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी। जितना ज़्यादा हम क्या वर्क करेंगे ना, उतनी ज़्यादा एनर्जी क्या चाहिए होती है। तो इसीलिए जब एथलीट क्या रेस लगा रहा है तो वो नॉर्मल कंडीशंस के कंपैरिजन में क्या ज़्यादा वर्क कर रहा है, तो इसीलिए क्या एनर्जी भी क्या चाहिए होगी? ज़्यादा चाहिए होगी। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में लिखा है ड्यूरिंग द रेस द डिमांड ऑफ एनर्जी इज हाई। तो इसीलिए एनर्जी की डिमांड हाई होती है। और एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होती है? जब बॉडी क्या करती है? रेस्पिरेशन का प्रोसेस करती है, क्योंकि रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है फूड से। और रेस्पिरेशन करने के लिए बॉडी को क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन। तो यानी कि ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन जब बच्चों एथलीट क्या रेस लगा रहा है ना, तो उस टाइम पे जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो क्या उतनी नहीं हो पाती जितनी क्या होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे लिखेंगे बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड। ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा नहीं है, इसीलिए क्या होता है उस टाइम पे शॉर्ट टाइम के लिए हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी, सो दैट कुछ तो एनर्जी रिलीज होना, सो दैट क्या जो वर्क है बॉडी के अंदर वो हो सके। तो इसीलिए क्या होता है, जैसे ही एथलीट अपनी रेस को खत्म करेगा, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी थी, तो इसीलिए वो क्या करता है? फास्ट और डीप ब्रीदिंग करता है, सो दैट जो मोर ऑक्सीजन है वो क्या सप्लाई हो सके टू दी बॉडी, यानी कि टू दी सेल्स। तो ये हम आंसर में लिखेंगे, सो आफ्टर फिनिशिंग द रेस एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन द यूजुअल सो दैट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाई टू दी सेल्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, लिस्ट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सो सिमिलैरिटीज की अगर बात करें, देखो रेस्पिरेशन जहाँ पे वर्ड आ गया ना, उसका मतलब यही है कि जो फूड होता है ना, फूड के अंदर क्या होता है बच्चों? ऑलरेडी एनर्जी स्टोर होती है। तो फूड को तोड़ के, खाने को तोड़ के उसमें से एनर्जी को रिलीज करवाने को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। सो ये काम तो दोनों के अंदर ही होता है। सो पहला पॉइंट है, इन बोथ फूड इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। दूसरी सिमिलरिटी क्या है कि दोनों क्या होती है? सेल्स के अंदर होती है। सो बोथ टेक्स प्लेस इनसाइड दी सेल्स। अगर डिफरेंसेस की बात करें तो पहला डिफरेंस क्या होता है, जैसे नाम से क्लियर है, एरोबिक यानी कि ऐसा रेस्पिरेशन जो एयर की प्रेजेंस में होता है। सो हम लिखेंगे यहाँ पे इन दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन यूज होती है। या फिर इस लाइन की बजाय आप ये भी लिख सकते हो, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो वैसे तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट सेकंड ब्रैकेट में जो मैंने लिखा वो लाइन है, लेकिन जिन बच्चों को ये याद नहीं रहता वो क्या इतना लिख दो बहुत है, इन दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड। सेकंड में क्या लिखेंगे इसमें? इन दिस नो ऑक्सीजन इज यूज्ड। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन यूज नहीं होती है। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड पॉइंट है, इट प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे क्या होता है? लेस अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो इट प्रोड्यूसेस लेस एनर्जी। थर्ड पॉइंट है, इन दिस ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन। ग्लूकोज का मतलब क्या होता है बच्चों? फूड ही होता है। जब फूड हमारा क्या डाइजेस्ट हो जाता है ना, तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में आ जाता है। सो देखो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया एनर्जी किससे निकलेगी? फूड से निकलेगी ना। तो यानी कि जो ग्लूकोज है, जिसमें क्या ग्लूकोज कंप्लीटली टूट जाएगा, उसमें क्या होगा? इसमें जितनी भी एनर्जी थी खाने में वो सारी की सारी बाहर आ जाएगी। सो ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? ग्लूकोज का कंप्लीटली ब्रेकडाउन होता है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? जो ग्लूकोज है यानी कि जो फूड है वो क्या कंप्लीटली नहीं टूटता, आधा टूटता आधा नहीं टूटता है। इसीलिए उसमें से कुछ अमाउंट में जो एनर्जी है वो सिर्फ क्या बाहर आती है। ठीक है, तो ये इजी से डिफरेंसेस लिखे हैं। थर्ड है हमारे पास, Why do we often sneeze when we inhale a lot of dust laden air? तो डस्ट लेडन एयर क्या होता है बच्चों? ऐसी एयर जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम लोग क्या ऐसी एयर के अंदर क्या ब्रीथ करते हैं, इनहेल करते हैं, यानी कि सांस को अंदर खींचते हैं, तो हमें क्या छींक आ जाते हैं, कई बार स्नीज करते हैं हम लोग। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि देखो, जब हम लोग क्या है डस्ट भरी एयर में क्या इनहेल करते हैं ना, सांस लेते हैं, तो एयर के साथ साथ क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ साथ क्या होता है? डस्ट पार्टिकल्स भी हमारी नोज के अंदर क्या एंटर कर जाते हैं। अब जैसे कि मान लो ये हमारी क्या है? नोज है। ठीक है, ये नीचे माउथ हो गया, ये ऊपर नोज है। तो जैसे डस्ट पार्टिकल नोज के अंदर एंटर करते हैं तो हमारी नोज के अंदर वाली जो सरफेस होते हैं ये क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो इसके ऊपर अगर थोड़ी सी भी कोई चीज़ आएगी ना, तो ये क्या इसको इरिटेट करती है। तो जैसे डस्ट पार्टिकल्स बच्चों यहाँ पे जाते हैं ना, ये क्या करते हैं? जो नोज है यानी कि जो नेजल कैविटी है उसकी लाइनिंग को क्या इरिटेट करते हैं। इसीलिए हम लोग क्या स्नीज करते हैं, छींक मारते हैं, सो दैट वो जो डस्ट पार्टिकल्स है वो क्या वापस बाहर आ सके। सो क्या लिखेंगे? व्हेन वी इनहेल ए लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर डस्ट पार्टिकल्स एंटर इनटू द नोज। तो डस्ट
डस्ट पार्टिकल्स एंटर कर जाएंगे नोज के अंदर। डस्ट इरिटेट्स दी नोज, तो वो क्या करेगी, हमारी नोज को इरिटेट करेगी। देयरफॉर वी स्नीज बिकॉज डस्ट इज थ्रो आउट थ्रू दी स्नीजिंग, तो जब स्नीजिंग करते हैं तो यहाँ पे डस्ट के जो पार्टिकल्स है वो क्या बाहर आ जाते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स फिल 3/4 ईच विद द वाटर। तो हमने क्या करना है, 3 टेस्ट ट्यूब्स को लेना है, ठीक है, तीनों के अंदर हमने क्या करना है 3/4 यानी कि आधे से ज़्यादा में क्या पानी फिल कर देना है। देन क्या है, लेबल देम A B एंड C। तो सपोज करो ये A है हमारी, ये वाली B है और ये वाली C है। देन क्या बोला है, कीप ए स्नेल इन द टेस्ट ट्यूब A। टेस्ट ट्यूब A के अंदर हमने क्या स्नेल को रखना है। ए वाटर प्लांट इन द टेस्ट ट्यूब B। B के अंदर हमने क्या है एक वाटर प्लांट रखना है। कीप स्नेल एंड प्लांट बोथ इन द C। तो C टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या स्नेल भी रखना है प्लस हमने क्या है प्लांट को भी रखना है। तो क्या पूछा है, विच टेस्ट ट्यूब वुड हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ CO2। तो हमें बताना है कि A B और C तीनों टेस्ट ट्यूब में से किसके अंदर CO2 का ज्यादा अमाउंट हमें क्या मिलेगा। तो अब देखो सिंपल सा फंडा है, जो स्नेल होता है ना वो क्या करता है, जब ब्रीदिंग करता है तो वो क्या करता है ऑक्सीजन को अंदर लेता है और CO2 को क्या बाहर रिलीज करता है। तो यानी कि यहाँ पे स्नेल क्या कर रहा है, CO2 को रिलीज कर रहा है, तो A के अंदर CO2 क्या रिलीज हो रही है ओवरऑल, ठीक है। A के अंदर क्या हो रहा है, सॉरी B टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, हमारे पास प्लांट है, तो प्लांट हमें पता है हमसे ऑपोजिट काम करते हैं। ये क्या करते हैं, CO2 को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे क्या रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन। अगर टेस्ट ट्यूब C की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्नेल क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ले रहा है, CO2 को रिलीज कर रहा है, तो CO2 को ये रिलीज कर रहा है, लेकिन जो CO2 यहाँ पे रिलीज हो रही है ना, बाहर आ रही है, उसी CO2 को प्लांट्स क्या वापस यूज कर रहे हैं और ये ऑक्सीजन को क्या रिलीज कर रहे हैं। उस ऑक्सीजन को स्नेल यूज कर लेगा। इस तरीके से इसमें क्या है, ऑक्सीजन एंड CO2 दोनों क्या बैलेंस में बनी रहती है। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इसके अंदर तो ऑक्सीजन है, इसके अंदर दोनों बैलेंस हुए जा रही है। तो यानी कि A के अंदर क्या सबसे ज्यादा जो CO2 का अमाउंट है वो क्या हमें देखने को मिलेगा। सो आंसर में लिखेंगे, सिंस स्नेल रिलीजेस CO2 whereas plants releases oxygen, therefore test tube A will have the highest amount of CO2। नेक्स्ट हमारे पास है टिक द करेक्ट आंसर। सो फर्स्ट वन ए, इन कॉकरोचेज एयर एंटर्स दी बॉडी थ्रू। तो कॉकरोच क्या है, एक इंसेक्ट है, इसके अंदर क्या होता है ट्यूब्स का नेटवर्क होता है। तो उन ट्यूब्स के ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइरेकल। इन्हीं के थ्रू क्या जो ऑक्सीजन है वो क्या इनकी बॉडी के अंदर एंटर करती है। सो राइट आंसर होगा हमारा स्पाइरेकल्स। सेकेंड क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ। तो जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमें क्रैम्प्स आते हैं, वो किसकी वजह से आते हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्या डिपॉजिट होता है, वो क्या होता है लैक्टिक एसिड। क्योंकि जब हम लोग क्या हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं उस टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर बच्चों होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। उसके बाद है सी, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज अडल्ट पर्सन एट रेस्ट। तो नॉर्मल जो ब्रीदिंग रेट होता है रेस्ट पे वो हमारा कितना होता है 15 to 18 पर मिनट, यानी कि हम 1 मिनट के अंदर 15 से 18 बार क्या ब्रीथ करते हैं। और जब हम लोग क्या बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम पे क्या कितना होता है 25 टाइम्स इन अ मिनट, ओके। उसके बाद है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन दी रिब्स। जब हम लोग क्या एक्सहेलेशन करते हैं यानी कि सांस को बाहर छोड़ते हैं तो हमारी जो रिब्स है, रिब्स क्या होते हैं कर्व्ड बोन्स होते हैं जो हमारे क्या है चेस्ट कैविटी को क्या प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, जब एक्सहेलेशन करेंगे रिब्स क्या करती है बच्चों, डाउनवर्ड मूव करती हैं। जब हम लोग क्या इनहेल करते हैं तो ऊपर की तरफ मूव करती है, एक्सहेल करेंगे तो ये डाउनवर्ड। सो आंसर आएगा टू मूव डाउनवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है मैच कॉलम ए विद द कॉलम बी। तो पहला हमारे पास है यीस्ट। तो देखो जो यीस्ट होता है वो क्या होता है एनएरोब्स है, ये क्या करता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी क्या जिंदा रह सकता है। तो ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है और क्या प्रोड्यूस करता है अल्कोहल। सो इसको इससे मैच करेंगे। डायाफ्राम जो कि क्या होता है हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है ना, इस तरीके से उस चेस्ट कैविटी का बेस बनाता है ये हमारा डायाफ्राम। सो डायाफ्राम किसे मैच करेंगे यहाँ पे चेस्ट कैविटी से। स्किन की बात करें तो जो हमारे अर्थवॉर्म्स होते हैं वो क्या स्किन के थ्रू क्या है ब्रीदिंग करते हैं, तो यहाँ पे अर्थवॉर्म से मैच करेंगे। लीव्स को मैच करेंगे हम स्टोमेटा से, क्योंकि लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं स्टोमेटा। फिश हमें पता है कि फिश का होगा गिल्स के साथ, क्योंकि बच्चों फिश क्या करती है ब्रीदिंग किससे करती है, गिल्स के साथ ब्रीथ करती है। लास्ट है फ्रॉग। तो फ्रॉग जो होता है वो क्या करता है ब्रीथ करता है विद द हेल्प ऑफ लंग्स एंड स्किन बोथ। तो इसको हम इससे मैच करेंगे। इसका आंसर भी मैंने नीचे लिखा हुआ आप देख सकते हो। देन हमारे पास है 7, mark T if the statement is true and F if it is false। तो फर्स्ट, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट ऑफ अ पर्सन स्लोज डाउन। तो जब हम लोग क्या हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो क्या है बढ़ जाता है, ना कि स्लो डाउन होता है, इसीलिए ये क्या होगा हमारा फॉल्स। सेकंड, प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट द नाइट। तो फर्स्ट जो लाइन लिखी है कि प्लांट्स क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस जो होता है ओनली ड्यूरिंग द डे करते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चों फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए सनलाइट जो कि डे टाइम में मिलेगी, ये बिल्कुल सही है। एंड रेस्पिरेशन ओनली एट द नाइट,
बच्चों ये वाली चीज़ गलत लिखी है, क्योंकि रेस्पिरेशन 24 आवर्स प्लांट्स के अंदर चलता है, तो ये भी क्या होगा हमारा फॉल्स। उसके बाद हमारे पास क्या है थर्ड, फ्रॉग्स ब्रीद थ्रू देयर स्किन्स एज वेल एज देयर लंग्स, तो बिल्कुल सही है, जो भी मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, ट्रू है। फोर्थ है द फिशेज हैव लंग्स फॉर द रेस्पिरेशन, तो फिश जो होते हैं उसके पास क्या होता है, गिल्स होते हैं ना कि लंग्स होते हैं, तो इसीलिए हमारा फॉल्स है। फिफ्थ है द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीजिंग ड्यूरिंग द इनहेलेशन, तो जब चेस्ट कैविटी क्या है, जब हम लोग क्या इनहेल करते हैं यानी कि सांस लेते हैं अंदर खींचते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारी जो रिब्स है वो ऊपर की तरफ मूव करती हैं और जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से चेस्ट कैविटी का साइज क्या बढ़ जाता है, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसलिए ये क्या होगा हमारा ट्रू। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या नाइन्थ है, माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन विद देम बिकॉज, माउंटेनियर्स क्या होते हैं, जो कि क्या माउंटेन्स पे चढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, अपने ऑक्सीजन के सिलेंडर्स अपने साथ लेके जाते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि बच्चों एक हाइट पे जाने के बाद क्या होता है, वहाँ पे जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है ना, वो क्या बहुत कम हो जाती है, ऑक्सीजन बहुत कम अवेलेबल होती है, तो उतनी सी ऑक्सीजन से हम लोग क्या ब्रीद नहीं कर पाते कंप्लीटली, इसीलिए क्या होता है, वो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 5 किलोमीटर देयर इज नो एयर, नो ये गलत है। सेकंड, एन अमाउंट ऑफ द एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज लेस देन दैट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड, ये बिल्कुल सही आंसर है, यही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन हमें क्या है ग्राउंड पे यानी अर्थ पे अवेलेबल होती है ना, उतनी हमें क्या है ऊपर जाके अवेलेबल नहीं होते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, अपने ऑक्सीजन के सिलेंडर अपने साथ कैरी करते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा कंप्लीट चैप्टर। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।